सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 में हमने जो है वो स्टार्ट किया था एक अल्कोहल फिनॉल ईथर। और फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको अल्कोहल्स के बारे में बताया था। तो तीन कंपाउंड्स हैं असल में इसमें जो हमें डिस्कस करने हैं। तो एक तो हमें अल्कोहल को डिस्कस करना है जो हमने कर लिया है। लेक्चर 1 जो इसका था, फर्स्ट लेक्चर जो था, उसमें हमने अल्कोहल्स को पढ़ा था कि अल्कोहल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो उसमें सारी चीज़ें हो गई थी। बिल्कुल इसी तरह से आज हम जो है वो फिनॉल को डिस्कस करेंगे। और फिनॉल के बारे में जितनी चीज़ें हैं आपके बुक में वो मैंने बोर्ड पर लिख दी हैं, तो इनको डिस्कस करना इन तमाम टॉपिक्स को। उसके बाद फिर जस्ट हमारे पास ईथर रहेगा जिसको हमें डिस्कस करना पड़ेगा, तो ये चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है, तो 3 कंपाउंड्स पर ये चैप्टर है, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ना कोई न्यूमेरिकल होता है, ना कोई इक्वेशन, ना डेरिवेशन, कुछ भी नहीं, बस कुछ चीज़ें हैं, पॉइंट्स हैं, वो समझनी है और चैप्टर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, बस रिएक्शंस होते हैं जिनमें थोड़ा बहुत आपको केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, तो वो ज़रूरी होता है। ठीक है, उसी को समझना है। तो सबसे पहले फिनॉल क्या चीज़ होती है, फिनॉल के बारे में थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन आप जानते हैं ऑलरेडी। ठीक है ना, वही चीज़ मैंने रिपीट कर दी है। इसमें से भी बोर्ड में अक्सर चीज़ें वो हैं जो कि आपने पढ़ी हुई हैं। ठीक है, तो फिनॉल किससे कहते हैं, फिनॉल क्या है? फिनॉल इज़ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज़ डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन। है ना भाई, बेंजीन के साथ जब भी बेंजीन रिंग के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप या OH ग्रुप अटैच हो जाता है तो उस कंपाउंड को हम लोग फिनॉल कहते हैं। एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है ना भाई। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कि आप देख सकते हैं कि ये बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग को आप इस तरह से भी बना सकते हैं, चाहे तो कॉन्जुगेट 3 आप बॉन्ड्स बना दें इसके अंदर। तो ये जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ जो OH ग्रुप के अटैचमेंट हो जाए, इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं फिनॉल। ठीक है, या फिर आपको पता है बेंजीन रिंग को C6H5 करके भी लिखा जाता है, तो हम उसको C6H5OH वर्ड्स में ये फार्मूला भी लिख सकते हैं, या चाहे तो हम उस तरह से स्ट्रक्चर बना लें। ठीक है, अच्छा, बेंजीन के साथ जब OH अटैच हो जाए तो ये फिनॉल होता है। अच्छा, इसका IUPAC नेम और कॉमन नेम क्या है? IUPAC नेम में आप इसको फिनॉल तो कह ही सकते हैं, फिनॉल इसका IUPAC नेम ही है। और फिनॉल के अलावा आप इसको ये भी तो कह सकते हैं, हमने पढ़ा था ना, बेंजीन वनोल या बेंजीन ओल। चूँकि जब हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को जब हम इसके नेम बता रहे होते हैं, ठीक है, तो पहले हम बेंजीन लिख देते हैं, फिर उसके बाद फर्स्ट कार्बन पर OH ग्रुप अटैच है और OH ग्रुप है तो उसका सफिक्स हमारे पास क्या होता है, ओल होता है। डेट्स वाई इसको बेंजीन ओल या बेंजीन वनोल लिख सकते हैं। ठीक है, बट अक्सर इसको फिनॉल ही कहा जाता है। बेंजीन वनोल भी कहा जा सकता है, बुक में ये नाम भी लिखा हुआ है इस टॉपिक के साथ, तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, कॉमन नेम में इसको क्या कहते हैं याद करना, कॉमन नेम में इसको कहा जाता है कार्बोलिक एसिड। तो कॉमन नेम में हम इसको कार्बोलिक एसिड कहते हैं, तो इसका नाम है, एसिडिक नेचर का होता है और ये कॉमन नेम इसका है जो इस्तेमाल नहीं किया जाता, बट कॉमन नेम है। अच्छा, एक तो होता है कार्बोनिक एसिड, कार्बोलिक एसिड है, और एक हमारे पास होता है कार्बोनिक एसिड, N की जगह L होता है। तो कार्बोनिक एसिड तो एक इनऑर्गेनिक एसिड होता है जिसको हम लोग कहते हैं H2CO3, ये हमारे पास कहलाता है कार्बोनिक एसिड। और फिनॉल का कॉमन नेम होता है कार्बोलिक एसिड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर L आता है, ठीक है ना, N नहीं आता है। तो वरना नाम सुनने में लगता है दोनों नाम एक ही सर ले रहे हैं, ये दोनों अलग अलग नाम है, लेकिन ठीक है, कंपाउंड्स भी अलग अलग है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, डिफरेंस है। ठीक है, तो फिनॉल को फिनॉल भी कहा जा सकता है, बेंजीन ओल भी कह सकते हैं, या फिर इसको कार्बोलिक एसिड भी कह सकते हैं। तो ये तो उसकी इंट्रोडक्शन, ये डेफिनेशन 1 नंबर की आएगी तो हम ये बता देंगे कि डिफाइन फिनॉल आ गया तो हम डिफाइन कर देंगे, सिंपल सी बात है। इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ फिनॉल की क्या होती है। तो फिनॉल मैंने आपको बताया था कि आपके घर पे जो एग्जिस्ट करता है फिनॉल, तो वो तो डेटॉल की सूरत में करता है। डेटॉल जो होता है वो फिनॉल है। ठीक है, और या फिर हम कह सकते हैं जो फिनाइल जिसको आप लोग कहते हैं, टाइफून होता है ना भाई, टाइफून वगैरह जो होता है, तो फिनाइल जिसे पोछा लगाते हैं, मॉपिंग करते हैं, फिनाइल, तो वो उसकी अलग स्मेल होती है यकीनन। तो फिनाइल असल में वो फिनॉल ही होता है। ठीक है, तो जो घर पे ज़्यादातर इसको हम लोग जो है मॉपिंग करने के लिए या फिर ज़ख़म को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बट उस पर फिनॉल कहीं नहीं लिखा होता, उसके ऊपर डिटॉल या टाइफॉन इस तरह से चीज़ें लिखी हुई होती हैं। ठीक है, ब्रांड नेम्स लिखे होते हैं, मतलब असल नेम से तो वैसे जानते भी नहीं है। जैसे दुकान में हम जाते हैं तो जाहिर सी बात है हम तो ब्रांड नेम से बोलते हैं ना, पैनाडोल दे दो, हम नहीं कहते पैरासीटामोल दे दो, क्योंकि फार्मूला कोई नहीं बताता, डायरेक्ट सब ब्रांड नेम लेते हैं। ब्रोफिन टैबलेट दे दीजिए एक, आइपोप्रोफिन, मतलब आइबोप्रोफिन कोई नहीं कहता, अगर से वो आइबोप्रोफिन है, लेकिन हम लोग कहते हैं भाई ब्रोफिन टैबलेट दे दें।
इस तरह ऑगमेंटन दे दे, बोलते ऑगमेंटन की यार 2 टैबलेट दे दो, कोएमॉक्सिक्लेव कोई नहीं कहता उसका फार्मूला। तो कोई भी कंपाउंड, कोई भी दवाई आप लेते हैं, मतलब कोई भी इंसान हो, वो जाकर ब्रांड नेम से ही ले रहा होता है। तो ब्रांड नेम इसका डिटॉल है, तो डिटॉल के नाम से ही लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो होता असल में उसके अंदर फिनॉल है। अच्छा, वो फिनॉल डिज़ोल्व होता है, सॉल्युबल होता है वाटर में, लेकिन अगर हम रियल एस्टेट में फिनॉल की बात करें ना, तो ये सॉलिड होता है, मतलब ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है। तो इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो याद रखना है, फिनॉल असल में लिक्विड नहीं होता। फिनॉल असल में हमारे पास इसकी एक्चुअल स्टेट होती है रूम टेम्परेचर पर, ये हमारा होता है वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड। वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अगर कभी आप एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो थोड़ा सा आप फिनॉल लेकर आप उसको एवोपरेट कर दो, तो सारा वाटर उसमें से उड़ जाएगा और वाइट कलर का सॉलिड बच जाएगा एंड में। तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस मतलब हो जाएगी उसके अंदर। तो ये असल में एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जिसको मार्केट में डिज़ोल्व करके बेचते हैं पानी में, तो लिक्विड स्टेट में हमें मिल रहा होता है ज़ख़म साफ़ वगैरह करने के लिए। इट इज़ टॉक्सिक इन नेचर, नेचर में टॉक्सिक होता है। जो फिनॉल होता है नेचर में टॉक्सिक होता है। डिटॉल सिर्फ ऊपरी इस्तेमाल के लिए होता है, उसको पी नहीं सकते हम, पीने पर जहरीला है, वो आपको बीमार कर देगा, जान से भी जा सकते हैं। इस तरह फ़िनाइल पोछा लगाने के लिए, पीने के लिए नहीं है, तो इसको पीना जहर साबित होता है, सुसाइडल डेथ हो सकती है इसकी वजह से, फ़िनाइल की वजह से, होता है ना भाई। तो ये टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है, पीने के लिए नहीं होता है ये, ठीक है। तो टॉक्सिक इन नेचर है, पॉइजनस है, ये घर की बातें ये सब हम जानते हैं, ठीक है। मतलब मेरी अम्मी को भी ये बात पता है, उन्होंने मैट्रिक भी नहीं पढ़ा लेकिन वो जानती हैं, बस उनको ये नहीं पता है कि ये फिनॉल है। हम बस पढ़े लिखे हैं, हमें इतना पता है ये फिनॉल है, वरना आम बात है तो एक राह चलता इंसान भी जानता है इसके बारे में। बस आपको नाम पता लग गया फिनॉल है तो आप क्वालिफाइड हो गए, उस बेचारे को नाम नहीं पता तो वो मैट्रिक पास। सिंपल सी बात है, यही फ़र्क है। हमें टर्मिनोलॉजीज़ आती हैं और एक आम इंसान को नहीं आती टर्मिनोलॉजी, लेकिन पता उसको हर कुछ होता है उस चीज़ के बारे में, ऐसे ही है ना। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है कि ये टॉक्सिक होता है नेचर में, मतलब जहरीला होता है। तीसरी चीज़, पानी में हल हो जाता है। पोछा जो लगाते हैं तो पानी में डिज़ोल्व करके उसको लगाते हैं, और कैसे लगाते हैं, तो डिसॉल्युबल इन वाटर होता है। क्यों होता है सॉल्युबल इन वाटर? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। आपको हाइड्रोजन बॉन्ड दिख सकता है फिनॉल के अंदर, ये रहा ना भाई, O और H के बीच जो बॉन्ड ये हमारा बना होगा, तो ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ना भाई, OH के बॉन्ड के बीच में। हाइड्रोजन जब भी किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मिलता है, जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, तो सूरत में वो हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। तो चूंकि हाइड्रोजन बॉन्ड है फिनॉल के अंदर, दैट्स वाई ये पानी में 100% डिजॉल्व होने वाला है, तो डिजॉल्व हो भी जाता है। क्लियर है? तो ये बस 3 प्रॉपर्टीज़ फिजिकल बुक में थी, तो वो आप याद रख लें। MCQs में पूछते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा हो गया तो। अब आते हैं एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स की तरफ। फिनॉल का जो नेचर होता है एसिडिक होता है। फिनॉल जैसे अल्कोहल से एसिडिक होता है, पढ़ा था पिछली क्लास में हमने सैटरडे को, इसी तरह से फिनॉल भी हमारे पास जो है वो एसिडिक नेचर रखते हैं। फिनॉल्स भी इटसेल्फ एसिडिक होते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते। मैंने बताया था ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जितने भी एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी एसिड्स पढ़ेंगे, दे ऑल आर वीक एसिड्स, वो सारे के सारे वीक एसिड्स हैं, ठीक। तो फिनॉल भी एक वीक एसिड है, बट एसिड है। एसिड का क्या मतलब होता है? H+ डोनर, H+ दे सकेगा ना भाई। हमने जितना भी पढ़ा केमिस्ट्री, हम यही जानते हैं कि एसिड्स वो होते हैं जो H+ डोनर्स होते हैं, H+ देते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्हीनियस। ऐसा ही है। तो ऐसे कि अल्कोहल दे सकता था H+, तो ये भी अपना H+ दे सकता है। अगर जिसमें OH लगा हुआ है, देखकर धोखा हो सकता है, आपको लगेगा कि शायद ये बेस है, लेकिन ऐसा नहीं है, एसिड है, ये H+ देगा। तो आप किस तरह से इसको रिएक्शन से साबित कर देते हैं? जैसे ये फिनॉल है, अगर ये एसिड है तो हम उसका बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट बना सकते हैं। मतलब एक रिएक्शन हम यहाँ पर करा सकते हैं जिसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। पढ़ा है ना भी न्यूट्रलाइजेशन, बच्चा जानता है न्यूट्रलाइजेशन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एसिड और बेस ये दोनों साथ में रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर की जनरेशन करते हैं, ऐसा ही। तो अगर ये एक एसिड है तो NaOH एक बेस है, और जब दोनों रिएक्शन करेंगे तो अब देखो किस तरह से रिएक्शन होगा। Na तो प्लस हो गया, OH- हो गया, बेस है चूँकि ये, और यहाँ H+ हुआ और O- हो गया, ऐसे ही होगा। H+ क्या होगा? OH के साथ मिलकर क्या बना लेगा? वाटर, और ONA जाकर यहाँ पर अटैच कर जाएगा, तो ONA यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास एक सॉल्ट बन गया, एक एरोमेटिक सॉल्ट बन गया। दिस इज़ कॉल्ड सोडियम फिनॉक्साइड। इसको हम सोडियम फिनॉक्साइड कहते हैं, इस कंपाउंड को। सोडियम फिनॉक्साइड क्या होता है? एक सॉल्ट होता है। ये रिएक्शन साबित कर रहा है कि फिनॉल एसिडिक नेचर का होता है, तभी बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट की फॉर्मेशन कर रहा है। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं,
कि ये आइंस ना, देखो सिंपल सी बात अगर मैं करूँ यहाँ पर आपको, तो ये इस तरह से अगर मैं बेंजीन रिंग आपके सामने जनरेट कर दूँ, ये बेंजीन रिंग है, ये C6H6 हो गया, इसको बेंजीन कहा जाता है, ये तो हर कोई जानता है। अगर हम यहाँ, अच्छा इसमें हर तरफ हाइड्रोजन होता है ना भाई, हर तरफ हाइड्रोजन होता है। अगर मैं इसका एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर दूँ तो ये क्या C6H5 हो जाएगा। अब ये कौन सा ग्रुप बन जाता है पता है किसी को? अब पता है क्या बन गया, ये एक हाइड्रोजन मिसिंग है, C6H5। यस वेरी गुड, बहुत आसान बात है केमिस्ट्री की, ये फिनाइल बन जाता है। मतलब बेंजीन से एक H निकलता है तो फिनाइल ग्रुप बन जाता है। ये बेंजाइल नहीं बोलते उसको, फिनाइल बोलते हैं, ठीक है, फिनाइल बन गया। अच्छा अब अगर फिनाइल ग्रुप है ना, अच्छा फिनाइल ग्रुप के साथ अगर OH लग जाता है तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, दिस इज वाई अल्कोहल बना लेते हैं तो ये बन जाता है फिनॉल। और अगर इसका H+ निकल जाए अगर, तो माइनस चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर, इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज कॉल्ड फिनॉक्साइड। ये एक आइन बनेगा, दिस इज कॉल्ड फिनॉक्साइड आइन, मतलब C6H5O मतलब नेगेटिव, तो ये हमारे पास कहलाता है दिस इज कॉल्ड फिनॉक्साइड। अब ये सोडियम के साथ ये ग्रुप अटैच हुआ हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। तो फिनॉक्साइड क्या होता है, C6H5O। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते थे सोडियम फिनॉक्साइड को, C6H5ONA भी लिखा जा सकता था ना भाई, इसको कैसे लिख सकते थे कि नहीं, लिख सकते थे, ठीक है। तो याद रखिएगा फिनॉक्साइड क्या होता है, कि बेंजीन के साथ O नेगेटिव, मतलब या फिनॉल का एक H निकला हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये एक आइन होता है फिनॉक्साइड, तो उसके साथ लगा, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। कोई मसला? अच्छा अब देखो, ये तो आसान बात थी, मुश्किल बातें तो शुरू होंगी ना ऐसा करके। तो और क्लास के एंड में कोई ऐसा इक्वेशन आ रहा होगा कि बस समझ में नहीं आ रहा होगा, बस बन जा रहा होगा। अभी हर बात मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक करके चीज़ों को, इन द एंड क्या होगा, मैं बोलूँगा बस ये बना लो, ऐसे ही होता है। ये एंड में छोड़ता हूँ मैं, ताकि आप शुरू में ना डर जाओ, ठीक है। शुरू में सारे बच्चों वाले टॉपिक करा देता हूँ, तो बुक का पैटर्न मैं फॉलो नहीं करता, आप जानते हैं। बुक में पहले टॉपिक खतरनाक डाल देते जिससे बच्चा पहले बोलते पढ़ने ही नहीं आगे, तो बेहतर होगा पहले वो पढ़ा दिया जो पढ़ लिया जाए, जो आराम से हो जाए, ईजी हो जाए। तो एसिडिटी ऑर्डर क्या है, एसिडिटी ऑर्डर, एसिडिटी ऑर्डर मतलब किसकी एसिडिटी कम होती है किसकी ज़्यादा होती है, इसके लिहाज से फिनॉल जो होता है ना, वो अल्कोहल्स के मुकाबले में ज़्यादा एसिडिक होता है। फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, बट दिस फिनॉल इज लेस एसिडिक देन कार्बोक्साइलिक एसिड। तो अगर ये तीन कंपाउंड के अंदर कंपैरिजन की जाए तो तीनों ही वीक एसिड है वैसे तो, ऑर्गेनिक एसिड से, बट इन तीनों वीक एसिड में कंपेयर करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, एसिडिक एसिड वगैरह जो होते हैं। उसके बाद फिनॉल होता है, और फिनॉल से भी कम एसिडिक हमारा अल्कोहल होता है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्टीट्यूड में भी काम आता है, ठीक है। तो अल्कोहल की एसिडिटी जो है वो फिनॉल के, जबकि दोनों में OH ग्रुप होता है, अल्कोहल क्या होता है ROH होता है, और ये फिनाइल ग्रुप के साथ OH होता है C6H5OH। तो अब ये सवाल होता है कि ऐसा होता क्यों है, एक रीज़न भी आ सकता है पेपर में आपका, कि वाई फिनॉल इज़ मोर एसिडिक देन अल्कोहल, कि ऐसा क्यों होता है कि फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है अल्कोहल से, ठीक है। तो इसका एक रीज़न है, इसको मैं समझाता हूँ, कोशिश करें इसको समझने की। देखो जब कोई भी बेस, कोई भी एसिड है ना, जब वो अपना H+ आइन देता है, H+ आइन दे देता है, उसके पास सिर्फ एनाइन बच जाता है, सिर्फ एनाइन बच जाता है। H+ आइन दे दिया, पॉजिटिव आइन दे दिया, तो सिर्फ नेगेटिव आइन बच जाता है उसके पास, एसिड के पास, तो वो एनाइन कहलाता है। अब एनाइन जितना स्टेबल होता है, एनाइन जितना स्टेबल होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और एनाइन की स्टेबिलिटी अगर कम होगी, अगर वो अनस्टेबल होगा तो वो वीक एसिड होगा, ठीक है। स्टेबल का मतलब क्या होता है, कि जो फर्दर रिएक्शन ना कर सके, मतलब अगर वो अपना एक बार H+ दे देना, H+ देने के बाद स्टेबल जाए, उस H+ को दोबारा रिसीव ना करे, तो ये कहेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि H+ एक बार दे रहा है तो वापस पे पलट के हासिल नहीं कर रहा है। लेकिन अगर कोई अनस्टेबल एनाइन होगा तो वो क्या करेगा, मोर रिएक्टिव होगा, तो वो H+ को देखो दोबारा ले लेगा, तो इसलिए उसकी एसिडिटी कम हो जाती है। अब देखें इस चीज़ को, समझें इसको। तो ये तो मैंने एक ऐसी कॉन्सेप्ट आपको दिया। अब आते हैं फिनॉल और अल्कोहल के केस में बात करते हैं। ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इन फिनॉक्साइड आइन, इट बिकम्स मोर स्टेबल एनाइन। अब फिनॉल के अंदर क्या होता है, फिनॉल चूँकि आप जानते हैं एरोमेटिक नेचर का होता है, एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक है मतलब बेंजीन रिंग है, इसका मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर डीलोकलाइजेशन होगी, रेजोनेंस तो होगा ना भाई। रेजोनेंस का क्या मतलब होता है कि उसके अंदर चार्ज या जो बॉन्ड है वो रोटेट करेगा,
चार्ज बॉन्ड रोटेट करता है तो चार्ज भी रोटेट करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो नेगेटिव चार्ज हो। हमने पढ़ा हुआ है इसको, बहुत डिटेल में पढ़ा, पूरा बोर्ड भर के पढ़ा हुआ है, ठीक है, सही ना भाई, मतलब घंटों घंटों पढ़ा हुआ, एक ऐसी बात है ये डीलोकलाइजेशन के बारे में जो मैंने बताया था आपको। तो अब चूंकि बेंजीन रिंग, फिनॉल में भी तो बेंजीन रिंग है ना भाई, तो उसके अंदर भी क्या होगी, डीलोकलाइजेशन होगी। डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट, रोटेशन। और जब डीलोकलाइजेशन होती है तो जाहिर सी बात है कि फिर उस सूरत में स्टेबिलिटी गेन होती है, ऐसा ही है। अब जैसे देखो यहाँ पर ये हमारा फिनॉक्साइड आइन है, अगर आप देख सकते हैं तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर फिनॉक्साइड आइन, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ हुआ इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास इसके अंदर, ठीक है ना, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, नेगेटिव चार्ज है। तो चूंकि उसने ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन से भी बॉन्ड बनाया होगा, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ के निकल गया है तो वो इसका इलेक्ट्रॉन भी इसके पास आ गया, तो इसलिए ऑक्टेट आपको कंप्लीट दिख रहा है ऑक्सीजन का यहाँ पर। बट नेगेटिव चार्ज भी क्रिएट हुआ चूँकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, दोबारा से मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर ऑक्सीजन के वैसे लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक से बॉन्ड बनाया हुआ है, 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी एक और इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है उसके पास, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है जो उसने खींच लिया अपने पास, क्योंकि हाइड्रोजन तो निकल गया, जब खींच लिया इलेक्ट्रॉन तो क्या आ गया उसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज आ गया। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का जो बचपन से पढ़ते हैं बाहर, तो नेगेटिव चार्ज आया हुआ इसके ऊपर है। तो ये फिनॉक्साइड आइन है, ठीक है, आप चाहो तो नहीं बनाओ इलेक्ट्रॉन वगैरह, आप ऐसे ही डायरेक्ट बना लो, मसला नहीं। तो ये हमारा फिनॉक्साइड आइन है, ऐसा ही है, H+ निकला हुआ है। अब होगा क्या, आप देखो, आप डीलोकलाइजेशन चेक करो, अब ये इलेक्ट्रॉन है, अब ये जो कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन है ना ऑक्सीजन का, ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इसके अंदर मूव कर जाएगा बेंजीन रिंग के अंदर। तो जब ये चूँकि पाई इलेक्ट्रॉन जब ये मूव करेगा इसके अंदर, या ये इलेक्ट्रॉन से मूव करेंगे, तो अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पर बॉन्ड के लिहाज से बात की जाए, जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मूव कर गए तो ये बॉन्ड यहाँ पर हमारे पास टूट जाएगा और इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब बॉन्ड की रोटेशन कैसी होगी बेटा, देखो ये यहाँ बॉन्ड घूमेगा और नेगेटिव चार्ज उठकर यहाँ पर आएगा, ऐसे ही होती है डीलोकलाइजेशन, इस तरह आ गया। फिर क्या होगा, ये बॉन्ड इधर घूमेगा, नेगेटिव चार्ज उठकर यहाँ आएगा, आ गया। तो ये नेगेटिव चार्ज घूम रहा है और नेगेटिव चार्ज की घूमने की वजह से डीलोकलाइजेशन है, और ये डीलोकलाइजेशन क्या कर दे रहा है, इस एनाइन को, इस फोनॉक्साइड जो हमारा एनाइन है इसको क्या कर देता है, स्टेबल कर दे रहा है। डीलोकलाइजेशन हो रही है ना, भी घूम रहा है, अब घूमने की वजह से क्या है, स्टेबिलिटी गेन हो रही है। आप तो जब मूवमेंट हो रही है, तो मैंने कुछ पहले भी आपको बताया था, और इसलिए ये जो फिनॉक्साइड आइन है ये हमारे स्टेबल एनाइन है। दैट्स में क्या होता है, ये H+ दोबारा रिसीव कभी भी नहीं करता, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है उसके अंदर। दैट्स से बात है, जब H+ आता है, चलो उसने एक H+ दे दिया, अब दोबारा H+ अपने नेगेटिव चार्ज को लेने के लिए आ रहा है ना, तो वो जब इधर भागता है तो इलेक्ट्रॉन इधर भाग जाता है, उधर भागता है तो इलेक्ट्रॉन उधर भाग जाता है, और हाइड्रोजन बेचारा परेशान रहता है कि दोबारा कैसे घुसे इसके अंदर, नहीं जा सकता, क्योंकि डीलोकलाइजेशन हो रही है, घूमे जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, स्टेबल एनाइन बन गया, इसको जरूरत नहीं है अपने H+ आइन की, ऑलरेडी स्टेबल है। दैट्स वाई क्या होता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, H+ देने के बाद दोबारा नहीं वापस ले लेता है। लेकिन सेम यही चीज़ आपको अल्कोहल के साथ नहीं मिलेगी बेटा। ऑन द अदर हैंड अल्कोक्साइड आइन, मतलब जो अल्कोहल में क्या होता है, ROH होता है ना, अल्कोहल हमारा होता है ROH, अगर इसका H+ निकल गया अगर, तो OR नेगेटिव आइन जनरेट हो गया, ऐसे ही है ना, या RO नेगेटिव आइन जनरेट हो गया। अब ये हमारा अल्कोक्साइड आइन कहलाता है, मिथॉक्साइड, इथॉक्साइड, प्रोपॉक्साइड होता है ना बहुत सारे। अब जो अल्कोहल का अल्कोक्साइड है तो उसमें तो कोई रिंग नहीं है, बेंजीन रिंग, तो रेडिकल है कोई लॉन्ग चेन, तो इसमें ये लेस स्टेबल होता है बिकॉज नेगेटिव चार्ज इज लोकलाइज्ड, जिसमें नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड होता है, एक ही जगह पर टिका हुआ होता है। अब एक ही जगह पर है तो आराम से H+ आके उस पर अटैक करके दोबारा जुड़ जाता है, तो H+ निकलता है, वापस आ भी जाता है आराम से, जबकि यहाँ पर H+ वापस नहीं आ सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज घूमे जा रहे हैं, डीलोकलाइजेशन हुई है, बात समझ में आ रही है। दैट्स वाई, यही रीज़न है जिसकी वजह से फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से। अगर आपको नहीं भी समझ में आती है, आप रट के ये लिख दोगे, पेपर में नंबर आ जाएगा, लेकिन पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होती है, ये मैंने समझाने के लिए बनाया। अब वर्डिंग लिख दोगे तो भी बात पूरी होगी, रीज़न में वर्डिंग लिखनी होती है, जस्ट बात समझ में आ गई। डायग्राम इसलिए बता रहा हूँ कि मैं डीलोकलाइजेशन दिखा सकूँ कैसे नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है। तो इस वजह से हमने यहाँ पर एसिडिक ऑर्डर क्या लिखा है कि फिनॉल इज़ मोर एसिडिक देन अल्कोहल, फिनॉल एसिडिक ज़्यादा होता है अल्कोहल से। दोनों में OH ग्रुप है, इसमें भी होता है उसमें भी होता है, लेकिन इसमें फिनॉक्साइड बनता है, इसमें अल्कोक्साइड बनता है, इसमें C6H5O- आइन बन रहा होता है, इसमें OR- आइन बन रहा होता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये एक रीज़न था, मैंने बोला इसके साथ बता दो, को मसला क्लियर है। अब आते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की तरफ, रिएक्शंस आने शुरू हो जाएंगे। 3 प्रिपरेशन है फिनॉल की, बहुत आसान है, क्लोरोबेंजीन से, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से, और हाइड्रोलिसिस ऑफ डायजोनियम सॉल्ट। 3 तरह से फिनॉल को लैब में, इंडस्ट्री में बना सकते हैं, जिसमें से ये वाला तरीका, तीसरा वाला तरीका सिर्फ लैब का है। लैब में जो बनाया जाता है वो इस तरह से बनाया जाता है तीसरे तरीके से। पहला और दूसरा जो तरीका है वो इंडस्ट्रियल मेथड से, इंडस्ट्री में या फिर कंपनी में, फैक्ट्री में, मिलों में, कारखानों में बनाया जाता है, बड़ी तादाद में, बड़े पैमाने पर।
लार्ज स्केल पे, ठीक है। और लैब में थोड़ा सा बनाने, एक टेस्ट ट्यूब 2 टेस्ट ट्यूब, तो ये वाला तरीका होता है। लेकिन आप लोग बनाएंगे नहीं, आप सिर्फ कोर्स में, प्रैक्टिकल्स में नहीं आपके, ठीक है। क्योंकि ये सब बड़े डेंजरस केमिकल्स है ना, तो वो हैंडलिंग इसकी बच्चे नहीं कर पाएंगे। दैट्स में बड़ा मासूम सा सॉल्ट एनालिसिस कर रहे होता आप लोग सिर्फ, तो वो ये सब करना डेंजरस होता है लैब के अंदर, ठीक है। तो ये, लेकिन अब जाहिर सी बात है बड़ी क्लास में यूनिवर्सिटी लेवल पर जाओगे तो मजबूरन करना ही पड़ेगा, क्योंकि तब तो सीखना ही है अगर आप केमिस्ट्री से जुड़े रहे इन दैट केस, तो उस सूरत में ना। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की जब हम बात करते हैं तो फिनॉल की प्रिपरेशन की बात करेंगे तो 3 तरह से बनाते हैं। पहला है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से, क्लोरोबेंजीन यही होता है, दिख रहा है आपको, बेंजीन के साथ क्लोरीन, क्लोरोबेंजीन। अच्छा, इस प्रोसेस को एक ख़ास नाम दिया जाता है बेटा, इसी नाम से भी आ सकता है पेपर में। इसी को हम लोग डाउस प्रोसेस कहते हैं, इसी को हम लोग डाउस प्रोसेस जो है वो कहते हैं, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था डाओ, ठीक है। तो उनके नाम पर है डाउस प्रोसेस। डाओ असल में ब्रिटिशर्स जो होते हैं उनके नेम होते हैं ना, मतलब ब्रिटिश लोग जो है ना वो अक्सर ये नाम रखते हैं, पुराने नाम होते थे डाओ। जैसे पाकिस्तान के जो, मतलब जब पाकिस्तान बना था तो सिंध प्रोविंस था, तो हमारा जो सिंध प्रोविंस ऑफ सिंध था, तो उसके जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे उनका नाम था सर हजेस डाओ। जो पहले मिनिस्टर थे तो उनका नाम था सर हजेस डाओ। तो उन्होंने क्या किया था कराची में, मतलब लाइक जो कि हॉस्पिटल्स की नीड थी तो और बच्चों को सिखाना था, तो उन्होंने फिर जो है वो एक काम किया था, एक कॉलेज का, मेडिकल कॉलेज का, ताकि बच्चों को MBBS वगैरह पढ़ाया जा सके। तो वहाँ पे डाउ, जिसको डाउ मेडिकल कॉलेज कहते हैं, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस, तो इन्हीं के नाम पर है। ही वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ सिंध ड्यूरिंग 1947। तो डाउ साइंटिस्ट, मतलब ये जो डाउ है ये अलग है, ये तो मिनिस्टर थे, पॉलिटिशियन थे, जिनके नाम पे डाउ मेडिकल कॉलेज है। वो ब्रिटिश एक शख्स के नाम पर है डाउ मेडिकल कॉलेज, किसी पाकिस्तानी के नाम पर, मतलब मुस्लिम के नाम पर नहीं है। तो जिना जो है GSMU, जिना सिंध, वो कायज़म मोहम्मद अली जिना के नाम पर है, बट डाउ जो है वो ब्रिटिश के नाम पर है, ठीक है। तो अच्छा, लेकिन ये वो डाउ नहीं है दूसरे, ये तो बहुत पहले 200-150 साल पुराने कोई साइंटिस्ट है डाउ, ये वो है, ठीक है। तो डाउ बहुत सारे, एक मार्टिन डाउ के नाम से एक फार्मा है, मार्टिन डाउ फार्मास्यूटिकल कंपनी, तो वो एक अलग डाउ है। मतलब डाउ नाम होता है जो अक्सर जगहों पर आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये डाउस प्रोसेस कहलाता है। बहुत सारे बच्चे डाउन लिख देते हैं, तो डाउन नहीं है, डाउ है, ठीक है ना, नाम है ये। तो डाउस प्रोसेस बड़ा आसान तरीका है, क्लोरोबेंजीन लेना है और NaOH से सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा देना है। तो आसान सा एक मैकेनिज्म है, बहुत इजी। यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, Cl पर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इधर पे पॉजिटिव आ जाएगा, Na पर प्लस आ जाएगा, OH पर माइनस आ जाएगा, Cl इस Na के साथ निकल जाएगा, OH यहाँ जुड़ जाएगा, प्लस वाला माइनस है, माइनस वाला प्लस है, फिनॉल बन गया और NaCl मिलकर क्या बना, नमक बन गया, NaCl बन गया, हो गया पहला तरीका। यही डाउ प्रोसेस कहलाता है, इन दोनों का रिएक्शन होता है उसमें, ठीक है। तो बहुत लंबी चौड़ी दास्तान नहीं लिखनी है। सेकंड है फ्रॉम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। नेक्स्ट नंबर आते हैं सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से। अब सोडियम बेंजीन सल्फोनेट क्या होता है, देखो जैसे देखो ये बेंजीन है, मिसाल के तौर पर ये बेंजीन है, और बेंजीन के साथ इसको हमने SO3H लगा दिया अगर, तो ये हमने पढ़ा था चैप्टर 5 में। दिस इज कॉल्ड बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ऐसा ही है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। H हटा दिया, मतलब H हटा दिया इसका, तो यहाँ पर हमारा जो है वो प्लस चार्ज, सॉरी प्लस वाला हटा तो नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। अब ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड का हमारे पास एक वो आ गया, लाइक एक एनाइन आ गया, दिस इज बेंजीन सल्फोनेट, इसको कहा जाता है बेंजीन सल्फोनेट। अब इसी पर अगर मैं क्या करूँ, लाकर सोडियम को जोड़ दूँ तो ये हो जाएगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। समझ में नाम कैसे ईजाद हुआ इसका। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का H हटा कर रहने लग गया तो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट हो गया ये, ठीक है। तो ये कहाँ से आ रहा है ये नहीं बताना है आपको तो इसको बताना है कि इससे फिनॉल कैसे बनाएंगे, मेन काम तो ये हमारा। तो सेम वही तरीका है, NaOH से रिएक्शन करा दो, एग्जैक्टली सेम काम करना है बच्चों। यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो ये हमारे पास सेम उसी तरह से माइनस हो जाएगा पूरा, ये हमारे पास प्लस हो जाएगा चूँकि, और फिर Na प्लस हो जाएगा, OH माइनस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस से जुड़ेगा, माइनस वाला प्लस से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ फिनॉल बन गया और ये Na2SO3 बन जाएगा, Na2SO। सोडियम सल्फेट नहीं है, सोडियम सल्फेट होता है Na2SO4, ये हमारे पास कहलाएगा दिस इज सोडियम सल्फाइट। सल्फाइट आइन है ना, ये सल्फाइटो होता है ना, ये SO3, SO4 जो होता है वो सल्फेट होता है, ठीक है। तो सोडियम सल्फाइड बनेगा बाय प्रोडक्ट के, जैसे वहाँ NaCl निकल रहा था यहाँ सोडियम सल्फाइड, क्योंकि Na एक यहाँ था, एक इससे मिल गया तो Na2 हो गया, SO3 पूरा जुड़ गया, सही है। लास्ट उसके बाद थर्ड, ये पुरानी बुक में नहीं था, ये न्यू बुक के अंदर उन्होंने डाला है,
ये फेडरल बोर्ड में पढ़ते थे पहले, थर्ड वाला, हाइड्रोलिसिस ऑफ डायाजोनियम सॉल्ट। इससे पहले पिछली क्लास में भी हमने तो डायाजोनियम का पढ़ा था ना भाई, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ डायाजोनियम सॉल्ट, डायाजोनियम सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है रिएक्शन विथ वाटर, और किसकी करनी है? डायाजोनियम सॉल्ट की करनी है। अब डायाजोनियम सॉल्ट किसे कहते हैं? तो ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ 2 नाइट्रोजन अटैच कर दें डबल बॉन्ड के साथ, तो ये तो हमारा डायाजोनियम हमारा बन गया, ठीक है। और अगर इसके साथ Cl भी नेगेटिव भी जुड़ गया तो ये हमारा जो है वो दिस इज, तो ये पहले चार्ज हटा दो, इसको पूरा चार्ज हटा रहा हूँ मैं, ओके। ये हमारा बेंजीन के साथ नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन Cl, तो ये हमारा कहलाएगा दिस इज कॉल्ड डायाजोनियम सॉल्ट का स्ट्रक्चर है, सॉल्ट है ये डायाजोनियम का। तो ये हम उसी डायाजोनियम जो पीछे बनाया था ना उसी से बनाते हैं इसको, ठीक है, बट वो हमारा टॉपिक नहीं है अभी का। तो दिस इज डायाजोनियम, 2 नाइट्रोजन अटैच होते बताया था मैंने आपको डायाजोनियम में। तो ये हमारा डायाजोनियम सॉल्ट हमारे पास बना हुआ है, तो ये बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन Cl। इसका हाइड्रोलिसिस करनी है, मतलब रिएक्शन विथ वाटर करना है, बहुत आसान है मैकेनिज्म इसका। देखो H+ हुआ, OH- हुई, तो बच्चे भी जानते हैं, एवरीबडी नोज अबाउट दिस, ठीक है। अब Cl पर नेगेटिव चार्ज आता है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हमारे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखो सबसे पहले तो क्या होगा, HCl के साथ निकल जाएगा, तो HCl ये हमारा बन गया, ठीक है। अब यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा, और OH नेगेटिव क्या करेगा, इधर अटैक कर देगा, बन गया फिनॉल। अब ये -+ चार्ज आया हुआ तो क्या होगा, अपने बीच में क्या करेंगे, एक और बॉन्ड बना लेंगे। ये बॉन्ड तो टूट गया, Cl भी निकल गया, तो एक और बॉन्ड बन जाएगा इनके बीच में, 3 बॉन्ड बनता है नाइट्रोजन, तो क्या N2 गैस, नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना बच्चों, यूँ करके, एक ही बात है, N2 नाइट्रोजन का बॉन्ड ऐसे ही बनता है और कैसे बनता है, ठीक है। तो जब भी डायाजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन, जब इसके हाइड्रोलिसिस करेंगे, पानी में डाला जाता है इसको है, तो हमारे पास फिनॉल बनता है, साथ में HCl बनता है और नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है उसके अंदर, ठीक है। तो इतना कोई मुश्किल नहीं है, बस मैकेनिज्म याद रखो मैंने किस तरह से इसमें बॉन्ड को जोड़ा और तोड़ा है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट के लिहाज से तो बस ये चीज़ हो गई हमारी। तो ये 3 तरीके हैं जिनके ज़रिए हम लोग बना सकते हैं फिनॉल को। थर्ड तरीका लैब में बनाने के लिए, बाकी जो 2 तरीके हैं इंडस्ट्री में बनाने के लिए। कोई मसला यहाँ तक? नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है अल्कोहल और फिनॉल के बीच में डिफरेंस। अल्कोहल और फिनॉल में क्या फ़र्क होता है? तो अल्कोहल तो हमारे पास क्या होता है, ROH होता है ना बेटा, अल्कोहल होता है ROH, और फिनॉल हमारे पास क्या होता है, C6H5OH। अल्कोहल असाइक्लिक होता है और ये साइक्लिक होता है। अल्कोहल नॉन एरोमेटिक होता है, फिनॉल एरोमेटिक होता है। अल्कोहल की लो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं क्योंकि लिक्विड्स होते हैं ये, और फिनॉल सॉलिड होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट। अल्कोहल कम एसिडिक होता है, फिनॉल ज़्यादा एसिडिक, सब पता है, तो मसला ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिनॉल के इस्तेमालात क्या होते हैं, यूजेस क्या है फिनॉल के? सबसे पहला तो एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट। जख्म चोट लग गई उसको, उसमें जरासीम ना लगे तो भी डिटॉल लगा देते, होता है ना ऐसा। डिसइंफेक्टेंट पोछा मारने के लिए, ताकि इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए, मतलब मक्खी वगैरह ना बैठे आकर, डिसइंफेक्टेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ये सब कोई जानते हैं। इट इज़ यूज टू मेक सोप, डिटॉल सोप, साबुन बनाते हैं इससे। प्लास्टिक बनाते हैं, बेकलाइट याद है, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का पॉलीमर कंडेंसेशन। ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट किसे कहते हैं, मरहम। ऑइंटमेंट कहा था मरहम को, पॉलीफैक्स। पॉलीफैक्स होता है, एंटीसेप्टिक होता है ना वो भी, तो उसमें भी डलता है फिनॉल, अगर आप उसको देखोगे तो। लॉजेंजेस, लॉजेंजेस किसे कहा जाता है, स्ट्रेप्सिल्स। गले में इन्फेक्शन हो जाती है ना, जैसे मेरे अभी है, तो गला मेरा आवाज़ थोड़ा ख़राब है, तो ये होता है, उसको क्या होता है, स्ट्रेप्सिल्स वगैरह लेने होते हैं, तो लॉजेंजेस वो क्या कहता है, जो भी यहाँ पर जर्म्स होते हैं उनको ख़त्म करता है, ठीक है, कीटाणु वगैरह जो भी वॉटेवर जो है, तो वो लॉजेंजेस कहलाता है। स्ट्रेप्सिल्स तो देखा होगा ना आपने, खिंच खिंच दूर करो, स्ट्रेप्सिल्स गोली लो, तो वो वाली चीज़ तो वो लॉजेंजेस में भी फिनॉल इस्तेमाल किया जाता है उसको बनाने के लिए। नेक्स्ट इट इज़ यूज टू मेक पिक्रिक एसिड। अभी बनाएंगे पिक्रिक एसिड, बताया था मैंने इससे पहले शायद आपको, ये एक्सप्लोजिव होता है, धमाकेखेज़ मवाद होता है, इसको भी बनाएंगे आगे देखना। साथ में इसको, इससे क्या बनाया जाता है, फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन तो पता है इंडिकेटर होता है, तो इसको बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, हमने यहाँ पर यूजेस देखे हैं फिनॉल के, कि फ़िनॉल को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। एंटीसेप्टिक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एंटीसेप्टिक मीन्स के जर्म्स को रोकने के लिए। डिसइंफेक्टेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, मक्खियाँ वगैरह ना आए। इसी तरह से साबुन बनाने में इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक बनाने में इस्तेमाल करते हैं, जैसे बेकलाइट। ऑइंटमेंट मतलब मरहम बनाने में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पॉलीफैक्स। लॉजेंजेस बनाने में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्सिल्स। ब्रांड नेम्स बता रहा था। और लास्ट क्या है, थर्ड है, इट इज़ यूज टू मेक पिक्रिक एसिड, जिसको अभी हम बनाएंगे। एक्सप्लोजिव है, धमाका खेज़ मवाद है, ठीक है, एक्सप्लोजिव्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं।
एंड फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन के बारे में भी आप जानते हैं, फर्स्ट टाइम में भी अच्छा खासा आपने इसके प्रैक्टिकल में पढ़ा था इसको। इंडिकेटर है ये, ठीक है ना, एसिड बेस टाइट्रेशन में इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको बनाने में भी फिनॉल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो बहुत सारे यूजेजेस हैं। आज अब हम स्टार्ट करते हैं मेन जो पार्ट है लेक्चर का, रिएक्शंस इसके ना, कि फिनॉल किस किस तरह के रिएक्शंस करता है। तो फिनॉल के बहुत सारे रिएक्शन है, 5 रिएक्शंस हम फिनॉल के यहाँ पर डिस्कस करेंगे। रिएक्टिविटी ऑफ फिनॉल के अंदर नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, रिएक्शन विद सोडियम मेटल और ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। शुरू के जो 3 रिएक्शन, इन सब के 2-2 केसेस हैं, ठीक है। मतलब हर एक रिएक्शन में 2-2 मतलब हम रिएक्शंस को लिखेंगे, ठीक है, हर एक हेडिंग पर। एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले है नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल हमारे पास, ठीक है। सो सीक्वेंस वाइज हम इसको करते हैं 1 बाय 1। तो फर्स्ट हमारे पास है, दिस इज नाइट, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, 5 जगह नहीं है मेरे पास। तो नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल की नाइट्रेशन। अब देखो ये चीज़ हमने की भी है, दैट इज़ नॉट अ न्यू थिंग ना। तो ये हमने किया हुआ इसको है चैप्टर 5 के अंदर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। बहुत आसान है, हर किसी को आएगा जो मैं करूँगा। देखो हमने यहाँ पर लिया, हमने बेंजीन लिया, ठीक है, और बेंजीन के साथ OH लगाया, बन गया फिनॉल। इसकी नाइट्रेशन करनी है। नाइट्रेशन करने के लिए क्या करते हैं बेटा, नाइट्रिक एसिड यूज़ करते हैं, HNO3, और साथ में इसके क्या यूज़ करते हैं, H2SO4 यूज़ करते हैं। और ये नाइट्रिक एसिड हमारे पास कंसनट्रेटेड होता है, ठीक है। अच्छा, 2 तरह से इसमें यूज़ कर सकते हैं, डाइल्यूट भी यूज़ कर सकते हैं, कंसनट्रेटेड भी यूज़ कर सकते हैं। सब पहले हम इसमें यहाँ पर डाइल्यूट कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हम इस्तेमाल करते हैं। अब देखो क्या होगा कि अच्छा, अब इसमें से कौन सा जो है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल निकल कर आता है। आपको पता नाइट्रेशन जो होते हैं, नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, NO2 प्लस नाइट्रोनियमाइन, याद है। और ये OH कौन सा डायरेक्टर है, इलेक्ट्रॉन पेयर है इसके पास, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, ठीक है। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो NO2 ग्रुप को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर शिफ्ट कर देगा। बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसमें 2 स्ट्रक्चर हमारे पास बनेंगे, प्लस वाटर रिलीज होगा। एक हमारे पास फिनॉल होगा और ऑर्थो पोजीशन पर NO2 लगा होगा, और एक हमारे पास फिनॉल होगा, पैरा पोजीशन पर NO2 लगा होगा, ऐसा ही है। तो एक को हम लोग कह देंगे, फर्स्ट को, इसको जैसे हम लोग कह देते हैं, दिस इज कॉल्ड O नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और ये क्या हो जाएगा हमारा, P नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। तो ये हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। तो ये फर्स्ट केस हमने यहाँ पर किया कि जब हमने नाइट्रिक एसिड को हमने डाइल्यूट यूज़ किया है। अब देखो सेकंड केस में मैं क्या करता हूँ, सेकंड केस पे मैंने यहाँ दोबारा से देखो OH फिनॉल ले लिया, लेकिन अब जो मैं नाइट्रिक एसिड यूज़ करूँगा ना, बजाय वो डाइल्यूट लेने की अब मैं कंसनट्रेटेड लूँगा। तो आपको जब ये पेपर में आए तो आपको देखना पड़ेगा कि कंसनट्रेटेड है कि डाइल्यूट है, वरना अलग अलग इक्वेशंस बनेंगी। अब कंसनट्रेटेड के केस में क्या होगा, एक ही प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पर फॉर्म होगा, जैसा सिंगल प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, जिसमें क्या होगा कि दोनों ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर हमारा NO2 ग्रुप अटैच होगा। NO2 यहाँ लगा होगा, NO2 यहाँ लगा होगा, और NO2 यहाँ लगा होगा, और साथ में वाटर लिबरेट हो जाएगा। अच्छा, अब देखो जरा, इसको बैलेंस नहीं किया हुआ इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन पहले बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा ना भाई, बैलेंस हो जाता है फिर ये ओवरऑल। यहाँ पर ये 3 नाइट्रो ग्रुप है, यहाँ 3 लगा देंगे, नाइट्रोजन 3 हो गया, ओके। ऑक्सीजन कितने, 3 3 9, 3 9 9 और 1 10। यहाँ कितने हैं, 2 2 4 2 6 और 1 7, 3 लगा देंगे। बाकी हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस होगा, हाइड्रोजन कार्बन को देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड हमारे पास बना, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। नंबरिंग क्या, 1 2 3 4 5 6। तो उसका एक नाम तो बन सकता है 2, 4, 6। 3 नाइट्रो है तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसी को हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं, इसी को कॉमनली कहा जाता है पिक्रिक एसिड। इसी को पिक्रिक एसिड कहते हैं, अगर आपने पढ़ा है इससे पहले। और पिक्रिक एसिड क्या है, दिस इज़ एन एक्सप्लोजिव है, धमाका खेज मवाद है ये, बॉम्ब्स वगैरह बनाते हैं, TNP भी कहलाता है ये, ट्राई नाइट्रोफिनॉल,
ठीक है, जैसे TNT होता है ट्राइनाइट्रोटोलुइन, ठीक है, यस। तो पिक्रिक एसिड या इसको हम कहते हैं ट्राइनाइट्रोफिनॉल, तो ये इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो, तो देखा जाए तो बेटा यहाँ पर डाइल्यूट के कंडीशन में अलग रिएक्शन होता है और कंसंट्रेटेड केस में अलग होता है रिएक्शन यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सेकंड रिएक्शन है सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल। ये देख लें, सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल, मतलब फिनॉल की सल्फोनेशन करनी है, तो ये भी एक इजी रिएक्शन है, इसको चेक करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने दो, इसमें भी दो केसेस हैं अलग अलग, अच्छे टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट नहीं है इसकी तरह। अब देखो, सबसे पहले हम क्या करें कि यहाँ पर हम जो है वो एक ले लेते हैं, लाइक फिनॉल ले लेते हैं और सल्फोनेशन करनी है। और सल्फोनेशन में पता है आपको SO3 से रिएक्शन कराना होता है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। अच्छा, यहाँ पर टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है ये। अभी हम जो टेम्परेचर कर रहे हैं वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर रहे हैं, लो टेम्परेचर पे कर रहे हैं। इस टेम्परेचर पर क्या होगा यहाँ पर कि दो कंपाउंड तो बनेंगे। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ से हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल निकलता है वो SO3H+ निकलता है, सल्फोनियम आइन याद आ रहे हैं कुछ, SO3H+ आइन, तो वही चीज़ निकलने वाली है, ठीक है। तो एक हमारे पास सल्फोनियम आइन निकलेगा और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो ऑर्थो पोजीशन पर SO3H ग्रुप जाकर अटैच हो जाएगा हमारे पास प्लस, और दूसरा हमारे पास जो है वो निकलेगा और वो आकर क्या होगा, वो SO3H+ आइन हमारा पैरा पोजीशन पर जाकर बच्चों अटैक कर लेगा, ठीक है। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा लेंगे जस्ट सिंपल, और यहाँ पर 2 लगा लेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन हमारे पास बैलेंस हो जाएगी। अब जहाँ तक बात है कंपाउंड्स हमारे पास जो बने, कंपाउंड का नाम देख लो। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि SO3H हाई प्योरिटी पर होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग करनी है। 1 2 3 मतलब नंबरिंग के लिए पहली पोजीशन आपको देनी है SO3H ग्रुप को, और इसका हमारा प्रीफिक्स आएगा OH का, तो इसका हो जाएगा हमारा 2 हाइड्रोक्सी। 2 हाइड्रोक्सी और सेकंड ऑर्थो का पोजीशन होता है ना ये, तो उसको कह सकते हैं O हाइड्रोक्सी, उसके बाद बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ऐसा ही है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज 4th पोजीशन पर लगा हुआ है, तो 4th पैरा होता है, दिस इज P हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर दोनों बने हैं यहाँ पर। अच्छा, अभी फिलहाल अभी मैं कोई बात नहीं कर रहा, ठीक है, इस पर अभी बाद में बात करूँगा। अच्छा, अब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अभी काम करते हैं, हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, लाइक हमने अगेन क्या लिया, हमने इधर पर दोबारा से फिनॉल हमने लिया है और फिनॉल के साथ दोबारा SO3 लिया है और यहाँ पर ले लिया है H2SO4 और टेम्परेचर हाई कर दिया है, बजाय 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ये रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब देखो मैं कंपाउंड क्या बना रहा हूँ, एज इट इज चेक करो जरा इस कंपाउंड को, सारे स्टूडेंट्स इसको चेक करें कि मैं क्या चीज़ यहाँ पर जो है वो जनरेट कर रहा हूँ। तो क्या ये बिल्कुल वही चीज़ नहीं बनी जो कि मैंने ऊपर बनाई है, एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट नहीं आया क्या? तो अब सर इतना फिर क्या ज़रूरत थी करने की, जब एक ही चीज़ बन रही है तो लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर हो तो क्या ज़रूरत है। अब मैं यहाँ पर एक मेन चीज़ आपको बता दूँ, जो फ़र्क है, फ़र्क किस चीज़ पर है। लो टेम्परेचर जब रिएक्शन करते हैं ना, तो जो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट होता है ये हमारा होता है मेजर प्रोडक्ट, और जो पैरा वाला प्रोडक्ट होता है ये हमारा कैसा होता है, माइनर प्रोडक्ट। जबकि टेम्परेचर हाई करने पर क्या होता है कि जो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट होता है वो हमारा बन जाता है माइनर प्रोडक्ट, और जो पैरा वाला हो जाता है वो हमारे पास बन जाता है मेजर प्रोडक्ट। क्या मतलब जब आपको पता नहीं कि एक मिक्सचर बने, अच्छा यहाँ पर जैसे बना ना ओ नाइट्रोफिनॉल पी नाइट्रोफिनॉल, जैसे फर्स्ट वाले स्टेप पे जो बना था इस वाले रिएक्शन में, अब ये दोनों 50-50% होगा। मतलब अगर आपने 1 लीटर बनाया है ना अगर, तो आधा लीटर उसमें ऑर्थो होगा, आधा लीटर आपका जो है वो पैरा होगा, मतलब मिक्स हुआ होगा पूरा, आपस में मिक्सचर बना होगा। फिर बाद में सेपरेट कर सकते हैं उसको है। लेकिन इस केस में क्या होगा, सल्फोनेशन केस में लो टेम्परेचर पे कराएंगे तो क्या होगा, आपको 75% ये मिलेगा, 25% आपको ये मिलेगा। और हाई टेम्परेचर पर अगर आएंगे तो 25% ऑर्थो वाला मिलेगा और 75% आपको ये कंपाउंड मिलेगा
पैरा वाला मिलेगा। तो टेम्परेचर चेंज करने से इनकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है। समझ गए बात मेरी? अगर आपको ऑर्थो बनाना होता तो आप लो टेम्परेचर पे करते, पैरा वाला बनाना हो तो हाई टेम्परेचर पे करते। तो टेम्परेचर का एक फैक्टर होता है इसके ऊपर। तो ये सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल के 2 केस हो गए, समझ में आ गया सबको? बाद हम देखते हैं थर्ड रिएक्शन, हैलोजिनेशन ऑफ फिनॉल। तो हैलोजिनेशन ऑफ फिनॉल थर्ड, ये भी, इसके भी 2 केसेस हैं। मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2 केसेस, ठीक है। अब जैसे पहला रिएक्शन था कंसंट्रेशन डिपेंडेंट था, दूसरा रिएक्शन था टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये तीसरा जो रिएक्शन होगा ये सॉल्वेंट डिपेंडेंट होगा। इसमें अलग चीज़ डिपेंड करना है, इसमें टेम्परेचर का फैक्टर रहेगा, कंसंट्रेशन का, इसमें सॉल्वेंट का फैक्टर रहेगा। अब जरा देखो, ठीक है, दोबारा से करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें हैलोजिनेशन करनी है ना फिनॉल में, मतलब हैलोजन ऐड करना है, ज़रा समझे इसको, ठीक है, समझना ज़रूरी है। तो हमने लिया फिनॉल, ठीक है, तो हमने लिए यहाँ पर है फिनॉल, मतलब दैट इज OH, और हैलोजिनेशन करनी है तो हम ब्रोमीन ऐड कर देते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो हमने Br2 ब्रोमीन को ऐड कर दिया। अच्छा, ये 2 चीज़ों के प्रेजेंस में रिएक्शन ही हो सकता है। या तो आप यहाँ पर कोई सॉल्वेंट ले सकते हैं, एरो के ऊपर सॉल्वेंट लिखेंगे, वो सॉल्वेंट पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ CCl4। CCl4 हमारे पास है, दिस इज नॉन पोलर सॉल्वेंट, है ना भाई। कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर होता है ये। आप CCl4 के बजाय आप कुछ और भी ले सकते थे, CS2 ले सकते थे, कार्बन डाइसल्फाइड, तो वो भी काम करता है। लेकिन हमारे बुक के अंदर जो न्यू बुक आई है उसमें CCl4 लिया हुआ है। मैं कुछ और भी ले सकता हूँ, बट बुक के साथ बॉन्ड रेंज कोई पेपर में एग्जैक्ट उसी वर्ड से आएगा, दैट्स उसी नाम से याद रखें। तो ये CCl4 हमने लिया हुआ है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। अब देखो सेम, अब वही चीज़ें होनी है कि ब्रोमीन है, तो अब चूँकि यहाँ पर Br ब्रोमीन एज इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा और जाकर अटैक करेगा ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर। 2 कंपाउंड हमारे पास यहाँ पर जनरेट हो जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास आ गया, ये OH लग गया है इसमें। अब ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है चूँकि OH, तो यहाँ पर एक Br यहाँ आ जाएगा ऑर्थो पर और एक Br आ जाएगा पैरा पर, और साथ में हमारा HBr हमारा एज अ बाय प्रोडक्ट यहाँ पर रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो इधर पर 2 लगा लेंगे, तो ये बैलेंस हो जाएगा। और ब्रोमीन यहाँ पर, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 2 है ना भाई, तो वो तो हो गया। ब्रोमीन यहाँ पर कितना है, 1 2 3 ब्रोमीन है, यहाँ 2 ब्रोमीन, तो यहाँ पर क्या लगा है, 3 लगा दे, 3 2 6 हो गया ना यहाँ पर। 1 मिनट, यहाँ पर 2 लगाना चाहिए था ना, और यहाँ पर 2 लगा देंगे, अब ये बैलेंस हो गया होगा ओवरऑल, ठीक है। अच्छा, अब देखो जाए तो बेटा इसमें नाम 2 कंपाउंड क्या बना, ये तो हमारा ऑर्थो पे लगा हुआ है, ये बन गया O ब्रोमोफिनॉल, और ये हमारा बन गया P ब्रोमोफिनॉल। अच्छा, अब ये बिल्कुल मतलब 50-50% बना हुआ है, इसमें कोई वेरिंग मेजर मेनर का कॉन्सेप्ट नहीं है, 50-50 बना हुआ है दोनों। अब देखो क्या करते हैं, सेम ही रिएक्शन दोबारा से करेंगे, केस 2 पे आते हैं। सेम ही रिएक्शन दोबारा से करने के, लेकिन इस बार पता है सिर्फ करना क्या है कि आपको सॉल्वेंट जो लेना है वो क्या लेना है। यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया था, यहाँ पर आपको पोलर सॉल्वेंट में ये रिएक्शन करना है। पोलर सॉल्वेंट से मुराद H2O ले लें, ब्रोमीन वाटर हो गया ये हमारे पास, ये ब्रोमीन वाटर हो गया हमारे पास। तो ब्रोमीन वाटर से हम रिएक्शन करा रहे हैं। अब इस केस में क्या होगा हमारे पास, इस केस में एक ही प्रोडक्ट हमारे पास इस्टेब्लिश होगा, चूँकि रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी पोलर सॉल्वेंट के अंदर, एक ही प्रोडक्ट बनेगा जिसमें दोनों ऑर्थो पर और पैरा पर क्या होगा, ब्रोमीन अटैच होगा, जैसे पिक्रिक एसिड के केस में था यहाँ पर, ठीक है। और साथ में HBr रिलीज़ हो जाएगा। अब इसका नाम हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज़ 2, 4, 6, चूँकि नंबरिंग कर दो ना अगर आप इसमें, तो दिख गया 2, 4, 6, 3 ब्रोमो है तो फिर ट्राई ब्रोमो, और OH लगा हुआ है तो इसका मतलब दिस इज़ फिनॉल, तो 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल, और HBr यहाँ पर हमारा बाय प्रोडक्ट रिलीज़ हो गया। तो देखा जाए तो सॉल्वेंट चेंज करने से आप देख सकते हो प्रोडक्ट यहाँ पर चेंज हो रहा है। बैलेंस करना पड़ेगा इसको, ब्रोमीन 1 2 3 4 ब्रोमीन है, यहाँ 2 ब्रोमीन है, 2 लगा दिया इसमें, बस अब बैलेंस हो गया होगा सारा, ठीक है। अच्छा, अब अगली चीज़ क्या बेटा कि ये तो हमारा समझ में आ गया हैलोजिनेशन। तो नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और हैलोजिनेशन, इन तीनों के हमारे पास 2 केसेस हैं। ये हमारा कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है, ये हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये हमारा सॉल्वेंट डिपेंडेंट है। तो मेरे हाथ में भी कोई किताब कॉपी नहीं है, मैं ऐसे ही आपको कॉन्सेप्चुअली देखकर बता रहा हूँ चीज़ों को।
तो आप भी इस उम्र में आ चुके हैं कि आप 1-2 क्लास के बच्चे तो नहीं है जो आपको लगे कि सर ABCD ये भी पढ़ाई हमें। तो आपको चीज़ें याद रखनी जैसे मैंने याद रखी हुई चीज़ों को, ठीक है। आपको पता है इक्वेशंस इसलिए मैं आपको करके दिखाना चाहता हूँ, वरना ये भी मैं लिख कर रख सकता हूँ किसी और बोर्ड पे, लेकिन मैं करके दिखाना चाहता हूँ कि इतना मुश्किल नहीं है। और आसान आसान बातें मैं पहले से लिख कर रखता हूँ बोर्ड में, दिस इज़ कॉल्ड, दैट इज़ कॉल्ड, क्योंकि वो फिर लिखते हुए बड़ा अजीब सा लगता है बोर्ड में, ऐसे ही है ना। लेकिन जो मुश्किल चीज़ें आपको पता है सर बाद में लिखते हैं, जब वो रिएक्शन जब कर रहे हो तो अपने हाथ से, ताकि पता लगे बॉन्ड कहाँ टूट रहा है, कहाँ जुड़ रहा है, क्या चीज़ लग रही है, ठीक है। तो याद रखिए, तो ये 1 2 3 रिएक्शन मेन थे इसके। बाकी चौथा रिएक्शन बड़ा आसान है, रिएक्शन में सोडियम मेटल, ये तो आसान रिएक्शन शुरू हो गए। चौथा रिएक्शन बड़ा आसान है, लिखना नहीं है, बस सिर्फ समझे इसको, छापे नहीं इसको। रिएक्शन में सोडियम मेटल, तो अगर अभी समझ में नहीं आएगा तो कोई तरीका नहीं है कि आप घर बैठ के इसको समझ सको खुद से या किसी से। केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो हर कोई नहीं समझा सकेगा आपको। मैथ समझा देंगे घर में 10 लोग आपको उठा के, फिजिक्स भी समझा देंगे, केमिस्ट्री को नहीं समझा सकेगा, बोले खुद समझो। ये केमिस्ट्री बहुत एक टिपिकल सब्जेक्ट होता है ना, ये बहुत कम लोगों को कॉन्सेप्ट इसके अंदर बने होते हैं, बहुत कम, सही बता रहा हूँ मैं आपको। और केमिस्ट्री की अब तो बहुत ही कम लोग इसको पढ़ना चाहते हैं, इसके टीचर भी कम होते हैं, इसके स्टूडेंट भी कम होते हैं, सिंपल सी बात है। तो इसके लिए बेहतर है कि यहीं पर सिर्फ पढ़ो। मैथ वगैरह का मसला नहीं होता, घर पर कोई पढ़ा देगा आपको। हर दूसरा बंदा बोलता है मैथ पढ़ाना है, ऐसे ना भाई। अब मैं यहाँ पर बैठा होता हूँ ऑफिस के अंदर, भाई लाइक टीचर आते हैं, जब भी टीचर आते हैं तो वही कहते हैं सर मैथ्स पढ़ाना है। अरे भाई केमिस्ट्री भी को बोल दो आके, इतने सालों के कोई टीचर आके बोलते हैं नहीं सर केमिस्ट्री पढ़ाना चाहता हूँ, नहीं सर मैथ पढ़ाना है। तो भाई मैथ ही पढ़ाओगे क्या सबके सब? भाई केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं आप लोग, जान जाती है केमिस्ट्री पढ़ाने में, मुश्किल है ना भाई। ये समझा सके तो मैं बोलूँगा यार बच्चों पर एहसान किया आपने। ये सब चीज़ें मैथ में क्या है, प्लस माइनस से कोई भी कर देगा, इसमें कोई बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने भी अपनी टीचिंग मैथ से स्टार्ट की थी, जो हर कोई ऐसे ही करता है, मैथ्स आसान है पढ़ाना, दैट्स वाई। और केमिस्ट्री मैं भी दूर भागता था, कोई बोलता है केमिस्ट्री पढ़ना, नहीं मैथ फिजिक्स बस, केमिस्ट्री नहीं, खुद और से पढ़ो जाके। मैं बोलता रट दो या तो ये इंपॉर्टेंट है याद कर लो बस, इसके अलावा नहीं। मैंने ट्यूशन्स पढ़ाई शुरू में, मैं यही करता था, मैथ्स फिजिक्स पढ़ाता था, केमिस्ट्री का निशान लगा लेता था, ये याद कर लो बस। चूँकि मुझे खुद भी समझाना नहीं आती, क्योंकि मैं इंजीनियर बन रहा था उस वक्त भी। तो कहने का मकसद ये सब्जेक्ट ऐसा हो जिसमें अक्सर समझना मुश्किल होता है इसको, कि यार क्या चीज़ चल रही है इसके अंदर। वो तो मैंने पढ़ाया बाद में जाकर, अब मुझे लगता है नहीं यार ये भी समझाने वाला सब्जेक्ट है। रटना नहीं चाहिए इन चीज़ों को बैठ के, जैसे हमारी आबादी रट रही होती है कराची की, उसको कि रट दो उसको, याद कर लो, नहीं समझ को करो। इतना सारा कैसे याद करेंगे? इंसान है भाई, कोई इंसान एलियन थोड़ी नहीं, ये सब याद कैसे होगा? ये सब याद क्या होता है? दिस इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड, हैंस प्रूफ, ये सब थोड़ी ना याद हो जाएगा, है ना भाई। तो इसको समझना ही पड़ सकता है। अक्सर बच्चे जो ना रटने वाले होते हैं, वो देख कर टेंशन में आए थे भाई ये कैसे याद करेंगे तो रट्टा काम नहीं आएगा, फेल हो जाएगा यहाँ पर, सही बात है ना। ओके, वो चौथा रिएक्शन में सोडियम मेटल, बहुत आसान रिएक्शन है ये वाला। आप खुद बोलोगे सर वेरी इजी। तो देखो फिनॉल लेना है, सोडियम मेटल मतलब Na, सिंपल रिएक्शन है। एसिड का रिएक्शन हो रहा है सोडियम के साथ, एसिड है ना, ये एक तरह से एसिड बिहेव करेगा, एसिडिक बिहेव करेगा अपने तौर पे। तो क्या होगा, बॉन्ड कहाँ आसान है, देखो सोडियम पे प्लस चार्ज होता है, या H पर प्लस है, O पे माइनस है, ये Na क्या आ गई, ऑक्सीजन पे उड़ जाएगा, H निकल जाएगा, एसिडिक बिहेव करेगा ये, ठीक है। सोडियम फिन ऑक्साइड बन गया हमारे पास, ये बना सोडियम फिन ऑक्साइड, इससे पहले भी दिखाया था, प्लस H निकल गया। अब H हमेशा H2 की सूरत में निकलता है, बैलेंस करने के लिए इसको यहाँ पर हाफ लगा देते हैं, तो ये बैलेंस हो जाएगा। अगर हाफ ले लो, हाफ नहीं लो, आपको हाफ मुश्किल लगता है, आप इधर पर 2 लगाना पड़ेगा, फिर आपको इधर पर 2 लगाना पड़ेगा। अगर हाफ नहीं लगाएंगे तो क्या करूँ, इधर पे 2 करना पड़ेगा, इधर पे भी 2 करना पड़ेगा, और इधर पे भी 2 करना पड़ेगा, तभी भी बैलेंस है, सही है। वरना यहाँ हाफ लगा के 2 कट जाता तो ऐसे भी बैलेंस सही है। क्योंकि हाइड्रोजन कभी अकेला नहीं निकलता, हमेशा H2 गैस की सूरत में निकलता है, डायटोमिक फॉर्म में, ऐसा ही है। तो ये 4th रिएक्शन था हमारे पास, रिएक्शन में सोडियम मेटल। आसान था ना ये, बाकी सबसे तो बहुत आसान। तो ये भी एक तरह का एसिडिक नेचर ही शो कर रहा है फिनॉल का। लास्ट 5वां रिएक्शन हमारे पास है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, तो फिनॉल की ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये रिएक्शन मैंने डायरेक्टली इसमें लिख दिया है, उसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा, ये लिखा हुआ ऑलरेडी है। फिनॉल की ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था। तो फिनॉल की ऑक्सीडेशन करनी है, मतलब ऑक्सीजन को ऐड भी करना है, हाइड्रोजन को रिमूव भी करना है, दोनों काम हो जाएगा। देखो नेसेंट ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, दिख रहा है आपको, देखो दिखा हुआ रिएक्शन है, सिर्फ समझाऊंगा मैं आपको। यहाँ पर
ये हमारे पास है नेसेंट ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकालता है ना, नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट करता है कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो स्ट्रॉन्ग हमारे पास होता है वो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, K2Cr2O7 एसिड में अगर हो तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताया था मैंने आपको इसको। और ये क्या करेगा, नेसेंट हाइड्रोजन को लिबरेट करेगा, जो ऑक्सीडेशन करेगा। अब होगा क्या बच्चों यहाँ पर कि यहाँ से एक ये वाला हाइड्रोजन तो रिमूव होगा, जो H है, ये H यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जब हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, अब इसके जैसे मान लो कि हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर दिया हमने, तो अगर ये चले, बल्कि H यहाँ पर रखे रहता हूँ मैं इधर पर मैकेनिज्म बल्कि इधर पर बता देता हूँ, ठीक है, वरना मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए। ओके, तो ये हमने यहाँ पर ये लिया, यहाँ पर हमने फिनॉल, ये फिनॉल हमारे पास है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर OH है, ठीक है। नेसेंट ऑक्सीजन इस पर जाकर अटैक कर रहा है, ये रहा हमारे पास नेसेंट ऑक्सीजन। अब देखो प्रोडक्ट किस तरह से बनेगा। पहले हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया। जब ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया तो यहाँ पर सिर्फ इस तरह से आ गया। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, अभी 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, तो यहाँ ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन के एक डबल बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म कर लेगा, ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड बना लेगा। तो ऑक्सीजन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए यहाँ पर, सॉरी 2 बॉन्ड पूरे हो गए ऑक्सीजन के यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर अब इस कार्बन को देख लो, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 बॉन्ड बना रहे हैं। तो यहाँ से बॉन्ड्स क्या होंगे, यहाँ से बॉन्ड्स यहाँ से ब्रेक होंगे, बॉन्ड्स इस पोजीशन में आएंगे 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए। फिर ये एक ऑक्सीजन जो है ना, ये नेसेंट ऑक्सीजन, ये यहाँ जाकर अटैक कर लेगा डबल बॉन्ड के इस ऑक्सीजन बनाकर, ठीक है। और यहाँ से जो हाइड्रोजन थे वो भी निकल जाएगा H2 बनकर, तो प्लस H2 यहाँ पर, ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से जो था वो रिलीज़ हो गया। अब ये हमारे पास एक कंपाउंड यहाँ पर एक एस्टेब्लिश हुआ है। अब देखो यहाँ पर कार्बन के 4 बॉन्ड है, यहाँ पर 4 बॉन्ड है, हर कॉर्नर पर कार्बन के आपको 4 बॉन्ड आप दिखाई देंगे, ठीक है। ये जो कंपाउंड हमारे पास बना है, जो यहाँ पर भी बना हुआ है, अब ये बेंजीन नहीं रहा, दिस इज़ नो मोर अ बेंजीन, बिकॉज इसके अंदर 3 पाई बॉन्ड तो है ही नहीं, है ना भाई। अब ये एक साइक्लिक कंपाउंड एक जस्ट हमारे पास एक है, ठीक है। और इस कंपाउंड का डायरेक्ट नाम आप याद रखेंगे, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजोक्विनोन। ये न्यू रिएक्शन है हमारे बुक के अंदर, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजोक्विनोन। एक मैंने आपको हाइड्रोक्विनोन बताया था। हाइड्रोक्विनोन क्या होता है, फिनॉल होता है, डाइहाइड्रिक फिनॉल। बेंजीन के एक तरफ OH ऊपर और नीचे OH होता है, वो हाइड्रोक्विनोन होता है। यह बेंजोक्विनोन, बेंजोक्विनोन क्या है, कीटोन है। ये एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, एक कीटोन यहाँ लगा हुआ है कीटोनिक ग्रुप, और एक कीटोनिक ग्रुप नीचे लगा हुआ है, ठीक है, और 2 डबल बॉन्ड इसके अंदर साइकिल के अंदर मौजूद है। तो ये ओवरऑल कंपाउंड हमारे पास, मैंने मैकेनिज्म बता दिया कैसे बनेगा ये। तो ये कंपाउंड हमारे पास कहलाता है बेंजोक्विनोन। तो बेंजोक्विनोन इज अ ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ फिनॉल। और कैसे बनता है, 2 हाइड्रोजन के रिमूवल थे और एक ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो जाता है। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन इन केमिस्ट्री, ठीक है। तो इस रिएक्शन को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि इस साल नया आया है तो इसको लाजमी पूछेंगे पेपर में। तो ये हमारे पास 5 रिएक्शंस थे टोटल, जो कि बेंजीन के, वो फिनॉल के यहाँ पर हमें करने थे। इसके बाद जस्ट हमारे पास डिस्टिंग्विश टेस्ट होगा बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल, उसके बीच में, जो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। बस ये 2 लास्ट। अब हम एक करते हैं डिस्टिंग्विश टेस्ट। तो ये आपको पता है टेस्ट में ये भी आता है, तो ये अक्सर बच्चा गलत करते, फिर बोलते हैं सर टेस्ट पेपर लेके आते सर कैसे हुआ कैसे होता है। भाई पहले सुन लिया करो ठीक से क्लास में। तो डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन, चूँकि मैं सवाल कैसे भी घुमा सकता हूँ, आपको समझना आपके ऊपर है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको सारे क्लास में दे रहा हूँ। डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल, मतलब अगर एक टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल और एक टेस्ट ट्यूब में फिनॉल, ये दोनों आपको दे दिया जाएगा, तो आप कैसे फ़र्क करेंगे इनके बीच में। तो बुक में तो काफ़ी सारे रिएक्शन लिखे हुए थे, इसके अंदर मैंने 2 सेलेक्ट कर लिए अपनी मर्जी से, ठीक है। एक ही है, बस ये आएगा, नया आएगा तो नहीं करना, बस ये 2 आएगा तो कर लेना, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट है मेरे नज़दीक, तो बस मुझे ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है। तो एसिडिफिकेशन ऑफ फेरिक क्लोराइड टेस्ट, क्योंकि रिएक्शन पहले इतने सारे हो गए, मैं और रिएक्शन के जाल में फंसाना नहीं चाहता आपको, ठीक है। तो बस 2 रिएक्शन यहाँ पर देखेंगे डिस्टिंग्विश टेस्ट के नाम पे अगर आया तो, एक एसिडिफिकेशन और एक फेरिक क्लोराइड टेस्ट। पहले मैं आपको एसिडिफिकेशन बता देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या होगा, एसिडिफिकेशन एक ऐसा रिएक्शन होता है जो अल्कोहल करेगा पॉजिटिव टेस्ट देगा, लेकिन अल्कोहल तो ये रिएक्शन करेगा, फिनॉल लेकिन ये रिएक्शन नहीं करेगा, नेगेटिव टेस्ट देगा। तो पहला तरीका तो ये। अब सबसे पहली बात तो एसिडिफिकेशन होता है क्या सर, ये तो हम फर्स्ट टाइम ये वर्ड सुन रहे हैं, तो मैं बता दे रहा हूँ एसिडिफिकेशन क्या होता है। आसान सा रिएक्शन है बड़ा, ठीक है बेटा सुनो। एसिडिफिकेशन, एसिडिफिकेशन क्या होता है, तो एक प्रोसेस है, अ प्रोसेस इन विच, लिखना नहीं है सिर्फ समझें, अ प्रोसेस इन विच एस्टर्स आर मेड। एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा अमल, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एस्टर्स को बनाया जाता है। एस्टर्स को बनाया जाता है। एस्टर्स क्या होते हैं, RCOOR,
जिसमें एस्टर्स को बनाया जाता है बेटा, तो वो प्रोसेस कहलाता है हमारा एस्टरिफिकेशन। अब कैसे बनता है एस्टर? दो चीज़ों के रिएक्शन से। ये अगर हमने फर्स्ट में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, मुझे याद नहीं आ रहा, आपको खुद याद आएगा, ठीक है। इसमें हम रिएक्शन करते हैं एक कार्बोक्सिलिक एसिड का, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं RCOOH, इसका रिएक्शन होता है हमारे पास अल्कोहल से, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। मैं जनरल रिएक्शन पहले लिख रहा हूँ। एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं वार्म कंडीशन पे, हॉट कंडीशन पे। इस पर क्या होता है? अच्छा, ये तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, और ये हमारा अल्कोहल है, ये तो सबको पता है, और दोनों एसिडिक होते हैं। लेकिन मैंने आपको हमेशा बताया था कि दो चीज़ें कभी भी एक साथ एसिड के तौर पे बिहेव नहीं करती। एक एसिड बिहेव करेगा और एक बेस के तौर पे बिहेव करेगा। दोनों में से स्ट्रॉन्ग क्या होता है? हमने पढ़ा था अभी क्लास के स्टार्ट में, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर ये एज अ एसिड बिहेव करेगा और ये एज अ बेस बिहेव करेगा, क्योंकि जब भी दो एसिड साथ में रिएक्शन करते हैं तो एक एसिड और एक बेस होता है। जो मोर एसिडिक होता है वो एसिड बिहेव करता है, जो लेस एसिडिक होता है वो बेस बिहेव करता है। तो यहाँ से H+ निकलेगा या माइनस हो जाएगा। ये बेस बिहेव कर रहा है तो OH माइनस, और ये R+ हो जाएगा। माइनस वाला प्लस से मिलेगा, प्लस वाला माइनस से मिलेगा। तो देखो एस्टर बना क्या? RCOOR बना कि नहीं बना? RCOOR यही होता है ना एस्टर, और H और OH मिलकर क्या बन गया? पानी बन गया, ये वाटर बन गया, ये सही है। तो ये हमारा बना एस्टर RCOOR। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एस्टरिफिकेशन। अगर इसके अंदर अगर हमको रिएक्शन करा ले किसी चीज़ का, लाइक मैं जैसे कि अगर मैं एसिटिक एसिड ले लूँ CH3COOH, एसिटिक एसिड ले लिया मैंने, कोई भी एसिड ले सकता था, कार्बोक्सिलिक CH3 ले लिया मैंने। ये एसिटिक एसिड, इसी को सिरका बोला जाता है, विनेगर। इसके साथ में अल्कोहल में R में कोई अल्कोहल ले लेता हूँ C2H5OH, और ये सल्फ्यूरिक एसिड, और ये हीट, इसको बोला जाता है शराब। उर्दू में शराब कहते हैं इसको, इथाइल अल्कोहल। मतलब शराब में सिरका डाल रहे हैं, शराब में सिरका डाला जा रहा है, वाइन में हम लोग विनेगर या सिरका ऐड कर रहे हैं। मतलब केमिस्ट्री में बोलेंगे CH3COOH ऐड कर रहे हैं C2H5OH में, ये पढ़े लिखे लोग बोलेंगे जिनको केमिस्ट्री आती है, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस वाला माइनस से मिला, माइनस वाला प्लस से मिला, ठीक है। तो ये बन गया CH3COO C2H5 प्लस वाटर। ऐसे ही हुआ बच्चों, ये एस्टर बना। कुछ भी नाम हो सकता है इसका, इथाइल एसीटेट नाम है वैसे इसका भी, ठीक है। और जितने भी एस्टर्स होते हैं ना, एस्टर्स की जो है ना एक अपनी स्वीट स्मेल या स्वीट टेस्ट की वजह से वो मशहूर होते हैं। अब जैसे कि सिरका जो होता है ना वो खट्टा होता है, सिरका तो पता ही है हलाल है तो यूज़ कर सकते हैं, सुन्नत है इसको यूज़ करना। तो सिरका खट्टा होता है टेस्ट में, ये तो हराम है शराब, लेकिन सुना है कड़वा होता है, ठीक है। तो अब सुना है, तभी मैंने पूरा बताया, सुना है, ठीक है। सुना है कड़वा होता है, तो अल्फाज पे गौर करो, रिकॉर्डिंग चल रही है, हम तो जाहिर सी बात ऐसी वर्ड बोलेंगे नहीं। तो सिरका है मतलब खट्टे टेस्ट का, खट्टे टेस्ट के चीज़ को हमने कड़वे चीज़ में ऐड किया, और टेस्ट कैसा हो गया उस चीज़ का? मीठा मीठा। मतलब खट्टे चीज़ में कड़वे टेस्ट को ऐड किया और मीठा हो गया। ये क्या जादू है? जादू इसलिए हुआ कि एस्टर बन गया, कंपोजिशन चेंज हो गई। मतलब रियल में कोई करेगा तो ऐसे ही होगा, और क्या होगा, रिएक्शन है। तो अच्छा, तो इसका मतलब जो अल्कोहल है वो एस्टर की फॉर्मेशन कर रहा है, स्वीट टेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन यही अगर काम बेटा किसके साथ करें? यही सिरका ले लिया आपने, सिरका ले लिया और सिरका को आपने डाल दिया इस बार डिटॉल के अंदर, डिटॉल मतलब फिनॉल के अंदर, तो कोई रिएक्शन नहीं, कोई स्वीट टेस्ट अपेयर नहीं होगा। तो फिर नेगेटिव टेस्ट दे रहा है ना, ये फिनॉल हमारा नेगेटिव टेस्ट देगा और अल्कोहल हमारा पॉजिटिव टेस्ट देगा। बात समझ में आ गई? ये रिएक्शन कहलाता है एस्टरिफिकेशन। जो अल्कोहल्स करते हैं फिनॉल कभी नहीं करते हैं, इसलिए अल्कोहल पॉजिटिव दे रहा है और फिनॉल इसका नेगेटिव टेस्ट दे रहा है। क्लियर है? यही होता है डिस्टिंग्विश टेस्ट। कोई ऐसा रिएक्शन जो एक करेगा और दूसरा नहीं करेगा। आखिरी रिएक्शन इसके बाद फाइनली क्लास एंड करेंगे, और हमारा सिर्फ एक क्लास, कल की क्लास में इंशाल्लाह इधर पढ़ाकर चैप्टर ख़त्म कर दूंगा। दिस इज फेरिक क्लोराइड टेस्ट। समझ में आ रही है ना बात? देखो मैराथन रेस पे तो हम भाग नहीं रहे ना, समझ में आना चाहिए। टाइम यूटिलाइज मैं पूरा करता हूँ, आपको पता है मैं बाहर नहीं जाता, बल्कि खड़े रहता हूँ, पढ़ाते रहता हूँ, कोई सांस नहीं लेता, कॉल है कॉल कट करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें करता हूँ ना। तो इसलिए कि हम करते रहें उसको, तभी तेज़ी में ख़त्म हो रहा है। ये नहीं कि मैं भाग तेज़ रहा हूँ, मैं स्लो ही पढ़ा रहा हूँ, सिंपल सी बात है। और मुझे रिकॉर्ड करना इसलिए भी ये है कि, लेकिन सोलो इंडस्ट्री विंस द रेस की बात है ना, तो ऐसे ऐसे करके चैप्टर होते जा रहा है पूरा। जबकि एक एक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इसको समझना ज़रूरी है, और समझना सबसे मेन है, प्राइमरी चीज़ है। समझ में आनी चाहिए चीज़ें आपको, ऐसा नहीं कि आपको चीज़ें समझ में नहीं आए तो फिर तो बेकार है कोई भी टॉपिक।
लास्ट इसके बाद बस ये सेकंड टेस्ट कराऊंगा, क्लास एंड करूंगा, फेरिक क्लोराइड टेस्ट। ठीक है, तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट इसको हम करेंगे, ये भी आसान सा है। तो C6H5OH, यहाँ पर मैंने इक्वेशन पहले से लिखा हुआ है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पर, वहाँ थोड़ा अजीब सा लगेगा, फिर पहले से लिखा हुआ होता है ना, समझ में नहीं आता है, फिर बोलता पता नहीं कैसे सर ने बना लिए, खुद ब खुद बन गया। ओके, C6H5OH। अच्छा, ये जो फेरिक क्लोराइड टेस्ट है ना, ये आपका फिनॉल करेगा लेकिन अल्कोहल नहीं करेगा। अल्कोहल, फिनॉल पॉजिटिव देगा, अल्कोहल नेगेटिव देगा, इसमें उल्टा है। ठीक है, बता दे रहा हूँ उसमें कि अल्कोहल जो होगा वो इसका नेगेटिव टेस्ट देगा और फिनॉल जो होगा इसका पॉजिटिव। लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, पॉजिटिव देगा। सही है, फेरिक क्लोराइड टेस्ट है, जो पहले जो पॉजिटिव टेस्ट होता है हमेशा वो लिखते हैं। C6H5OH फिनॉल आ गया, रिंग बनाकर भी लिख सकते थे, आपकी मर्जी है। प्लस इसका रिएक्शन फेरिक क्लोराइड क्या होता है, FeCl3 होता है, +3 चार्ज है ना इसका, तभी फेरिक क्लोराइड रेडिश ब्राउन कलर का होगा। ठीक है, फेरिक आयन से ही हमने बहुत पहले बात डिस्कस की हुई इसके बारे में। हमें फिनॉल में फेरिक क्लोराइड को ऐड करना है। अब इसमें रिएक्शन क्या होगा ज़रा चेक करो। ये एसिडिक नेचर का है बेटा, ये फिनॉल एसिडिक नेचर का, ये इस तरह से जो निकलेगा टूटेगा, ये +3 चार्ज है, HCl के साथ मिल जाएगा। सबसे पहले तो हमारे पास HCl बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl बन जाएगा हमारे पास। और HCl भी हमारे पास सिंपल सी बात है, 3 बनना पड़ेगा, ये Cl3, 3HCl प्लस। इसके बाद और हमारे पास क्या चीज़ बन गई, C6H5O पूरा Fe से जुड़ जाएगा, तो Fe लिखना है, फिर C6H5O लिख देना है। अच्छा, यहाँ पर देखो Fe लिखा हुआ है, C6H5O लिखा हुआ है। अब इसको हम पता है कि इसमें लार्ज ब्रैकेट के अंदर डाला गया है। अब एक चीज़ ज़रा समझना है, और Fe के बाद यहाँ पर ये 6 लगा दिया गया है, और यहाँ पर H3 हाइड्रोजन 3 आप लगा हुआ देख रहे हैं, जो कि 3 हाइड्रोजन है। इस तरह से कंपाउंड यहाँ पर हमारे पास बना हुआ है। अब देखो क्या चीज़ है, एक चीज़ आप देखो, चैप्टर 2 रिवाइज करना पड़ेगा आपको, बिल्कुल शुरू में आओ सेकेंड ईयर की। क्या ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसका मतलब ये जो कंपाउंड हमारे पास बना है, ये क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है क्या? इसमें सेंट्रल मेटल एटम दिख रहा है आपको? क्या ये लिगेंड हो सकता है? कोऑर्डिनेशन नंबर दिख रहा है आपको 6, कैटायन लगा हुआ इसके अंदर है। तो ये कॉम्प्लेक्स एक जो है ना, जो थोड़े बड़े बड़े फॉर्मूले जिसके हमने किए भी थे, तो इसका नाम भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें, लिखेंगे नहीं मैं अभी। बस ये याद करना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स होता है वॉयलेट या पर्पल कलर का ही होता है। तो जब भी हम फिनॉल में फेरिक क्लोराइड ऐड करते हैं तो वॉयलेट कलर अपीयर हो जाता है या पर्पल कलर अपीयर हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स के बनने की वजह से। लेकिन सेम अगर यही अगर हम किसके साथ कर लें, इथाइल अल्कोहल के साथ कर लें, सेम FeCl3 लिखेंगे तो यहाँ लिख दें नो वायोलेट कॉम्प्लेक्स, रिएक्शन ही नहीं होगा तो उसके नतीजे में कोई भी वायलेट कलर का या पर्पल कलर का जामनी रंग का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा टेस्ट ट्यूब के अंदर आपके। तो एक तरह से ये फिनॉल पॉजिटिव दे रहा है, जबकि इथेनॉल या जो हमारा अल्कोहल है वो उसका नेगेटिव टेस्ट दे रहा है। बात समझ में आ गई?